आपको अपनी स्क्रीन पर एक कॉपी दिखाई दे रही होगी। ये कॉपी है साक्षी गर्ग की। ये 2017 की यूपीएससी में सिलेक्टेड है और इनकी रैंक 350वीं थी और हिंदी मीडियम से थी और निबंध की कॉपी है। अब आप लोग कहोगे कि जो सिलेक्टेड है उनकी निबंध की कॉपी देखकर क्या करेंगे हम। तो एक आप देखिए रोड मैप बना सकते हैं आप लोग और लिखना निबंध शुरू कर सकते हैं और इनका निबंध देखकर आप लोग भी सीख सकते हैं कि कहाँ किस तरह से इन्होंने निबंध लिखना शुरू किया है। ठीक है। और देखिए निबंध की तैयारी को गंभीरता से लीजिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। और जो लोग गंभीरता से नहीं लेते ना, उन्हें इसका भुगतान भी करना पड़ता है। 30 से 40 50 नंबर आ जाते हैं उनके 250 नंबर में से, 250 नंबर में से। और जो लोग तैयारी करते हैं, गंभीरता से लेते हैं निबंध को, प्रैक्टिस करते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं, उनके आप देखिए 165 175 नंबर तक आ जाते हैं। ये भी जान लीजिए आप लोग। और देखिए अलग से कोई सिलेबस नहीं है निबंध का, ये भी आप जानते हैं। अगर आप लोग यूपीएससी के सिलेबस को देखें ना, तो उसमें क्या कहा गया है, देखिए कहा गया है उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा और विषयों के विकल्प दिए जाएंगे। उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। इतनी लाइनें कह दी गई हैं। उम्मीदवार से ये कहा जा रहा है कि जो विकल्प दिए जाते हैं, 2 निबंध लिखने होते हैं आप लोगों को। सेक्शन ए में 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उनमें से 4 विषय रहते हैं, उनमें से एक विषय चुनना होता है। सेक्शन बी यानी कि खंड बी में भी आप लोगों को 4 विषय दिए रहते हैं, उनमें से एक आपको चुनना होता है और में से एक चुनिए। और विषय के आपसे आशा की जाती है कि जो निबंध का विषय आपने चुना है उसी विषय के आसपास पूरा लिखना है, निकट रहते हुए आपको क्रमबद्ध करना है, संक्षेप में लिखना है और प्रभावशाली और सटीक निबंध होगा आपका, तो उसे श्रेय दिया जाएगा, यानी कि अच्छे नंबर दिए जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए साक्षी गर्ग को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनकी कॉपी हम लोग देखने वाले हैं। और देखिए निबंध की बात करें तो सोच समझ व्यक्तित्व का पता चलता है आपके निबंध से। और कहते हैं कि भाषा निबंध की जान होती है, ये भी समझ लीजिए। तो बड़ी सरल भाषा में आपको लिखना है, भारी भरकम शब्द का उपयोग ना करें तब भी आपका चलेगा, ये भी याद रखिएगा। और देखिए जब आप लोग शुरुआत कर रहे हैं ना, जिसे आप लोग ओपनिंग पैराग्राफ कह देते हैं, क्योंकि निबंध पैराग्राफ में लिखते हैं आप लोग, तो इस विषय का क्या बैकग्राउंड है, जो विषय आपने चुना हुआ है, सब्जेक्ट चुना हुआ है, क्यों आपने ये विषय चुना हुआ है, उदाहरण से शुरू कर सकते हैं, किसी कोट से शुरू कर सकते हैं। और जब आप लोग किसी कोट से शुरू कर रहे हैं ना, किसी लाइनों से, तो उस व्यक्ति ने जो वो लाइनें कही हुई है उसका नाम का उल्लेख भी आप वहां कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि बीच में मेन बॉडी आती है, जो आप देखिए 80 से 85% लिखना होता है। पॉइंट को चुन लें, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी पॉइंट हैं उसे लिख सकते हैं आप लोग। लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष 5 से 8% में आप लोग उसे लिख दीजिएगा। चलिए तो अब हम इनकी कॉपी देखते हैं। देखिए 3 घंटे का समय मिलता है आपको, 250 नंबर का ये निबंध रहता है। और जीके जीएस आप लोग पढ़ते हैं ना, निबंध में आप देखते हैं कि वही मदद पहुंच जाते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं ना, वो भी आप देखते हैं कि आपके निबंध में मदद पहुंचाते हैं। और निबंध के लिए स्टडी मटेरियल आपका मिल जाता है वहां से। कोई डिबेट चल रही है कहीं संसद टीवी पर या किसी और टीवी पर, तो उसे भी सुन लिया करिएगा, ध्यान दे लिया करिएगा। 250 नंबर का हो गया। देखिए इनका माध्यम क्या है, हिंदी माध्यम है। ये आप देखिए अनुदेश दिए गए हैं, ये जरूर पढ़ लिया करिएगा। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर क्यूसीए पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। अब भाई आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में ही लिखोगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किए गए शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। तो 1000 से 1200 शब्दों में आपको निबंध लिख देना है। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। अगर कोई खाली पेज रह गया तो उसे इस तरह से काट दें। खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखना है, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में रहेंगे। और प्रत्येक निबंध आप देखते हैं कि 125 नंबर का रहेगा। ठीक है, इस तरह से 2 लिखना है तो 250 नंबर के हो गए। अब आप देखिए खंड ए, सेक्शन ए, इसमें 4 टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं।
पहला विषय कह रहा है कि प्रत्येक असफलता में एक अवसर छिपा होता है। दूसरा विषय कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार जिसका सबसे ज्यादा दमन तथा दुरुपयोग हुआ है। तीसरा कह रहा है कि समृद्ध राष्ट्र हेतु स्वस्थ राष्ट्र एक पूर्व शर्त है। चार कह रहा है कि देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता, मेरा आश्रय मानवता है, मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के उपरोक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी करना है आपको। अब इन चार विषय को अच्छे से पढ़िए और जो आपको पसंद है, वो आपको लगता है कि 1000 से 1200 शब्द आप उस पर लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, उसे आपको चुनना है और फिर आप लोगों को क्या करना है, फ्रेम वर्क बना लेना है, पूरा फ्रेम उसका, और फिर आपको लिखना शुरू कर देना है। देखिए इसमें टाइम ज़्यादा नहीं होता, ये भी आप जानते हैं, तो आपको बड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो ये सब आ जाएगा आप में कला लिखने की। तो देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है और मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के उपयुक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। इन्होंने चौथा विषय यानी कि सब्जेक्ट चुना है निबंध लिखने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए इन्होंने ऐसे शुरुआत की हुई है, किसी भूभाग व सरकार को मिलाकर राष्ट्र का निर्माण होता है और जब यह राष्ट्र ही सब कुछ हो जाए तो यही अमूर्त उग्र भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। संक्षेप में कहें तो आप देखिए मैं और मेरा देश की भावना ही राष्ट्रवाद है। इसे दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक बात आप देखिए, राष्ट्रवाद और कट्टर राष्ट्रवाद, दो उग्र राष्ट्रवाद, ये दोनों में अंतर होता है, देखिए याद रखिएगा। पहला जब आप देखेंगे कि अपने राष्ट्र के हित ही सब कुछ हो, राष्ट्र हित की प्राप्ति के लिए प्राण निछोवर तक करने की तत्परता हो, और दूसरा आप देखेंगे जब अपने राष्ट्र के हित दूसरे राष्ट्र के हितों के विरुद्ध हो जाए, जहां मानवता मानव कल्याण जैसे मुद्दे गौण हो जाए और राष्ट्रवादी प्राण लेने तक को निछावर हो जाए, तब अर्थात अंध राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद इसे कह देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार की देशभक्ति को संकुचित दृष्टि से देखा, अर्थात यह एक सीमित मानसिकता को प्रदर्शित करती है और टैगोर जी के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी एक है और इसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता और मानवता किसी व्यक्ति का हित अहित दया करुणा की संवेदनाएं सीमा रेखा से कहीं ऊपर होती हैं। और आप देखेंगे आज दशकों बाद वैश्विक स्तर पर हो रही उथल पुथल के कारण टैगोर का कथन पुनः विश्लेषण का विषय बन गया है। जहां मध्य पूर्व सीरिया जैसे देशों में राष्ट्रवाद के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, बड़े स्तर पर नरसंहार, बलात्कार, शरणार्थी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वहीं यूरोप के देश अपने नस्लीय श्रेष्ठता और संसाधनों की बचत के नाम पर सीमाओं पर फेंसिंग कर रहे हैं। जर्मनी द्वारा बनाया गई दीवार तो प्रत्यक्ष ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे किसी ने मानवता पर पर्दा डाल दिया हो। अमेरिका द्वारा आप देखिए उग्र अंतर्राष्ट्रवाद से अभिभूत होकर पेरिस सम्मेलन जैसे मानवतावादी समझौते से वापसी की घोषणा कर ली गई है और सीमा पर जन्म, नस्ल, धर्म, जाति, रंग के आधार पर आवागमन निषिद्ध कर दिया गया है। देश के कोने कोने में राष्ट्रवाद की आड़ में राजदूतों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। आप देखिए वर्तमान में हो रही इन घटनाओं के कारण यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि राष्ट्रवाद बड़ा है या फिर मानवता। इसके उत्तर हेतु राष्ट्रवाद के पक्ष विपक्ष में पर्याप्त विश्लेषण करने की आवश्यकता है और वस्तुतः राष्ट्रवाद की भावना से देश में एकता अखंडता की भावना को बल प्रदान होता है। हम एक है की भावना पनपती है और इस भावना में इतना बल होता है कि यह किसी भी ताकतवर विदेशी गुलामों को परास्त कर देती है, अर्थात यही राष्ट्रवाद है जिसके कारण संप्रभुता प्राप्त की जाती है। परंतु अतीत में हुई घटनाओं के संदर्भ में देखें तो इस भावना के दुष्प्रभाव प्रकट हुए हैं जिसका दंश किसी एक महाद्वीप को नहीं अपितु पूरे विश्व को झेलना पड़ा। और आप देखिए राष्ट्रवाद के कारण ही अपने देश का विस्तार करने की भावना को बल मिला और इसी की संतान के रूप में उत्पत्ति हुई उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। इस मंतव्य ने अफ्रीका महाद्वीप का बंदरवाट किया, वहां के निवासियों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया। इसी मंतव्य ने भारत जैसे आत्मनिर्भर संपन्न खुशहाल देश को गुलाम बनाया। और आप देखेंगे
अकाल महामारी, भुखमरी, आत्महत्या, कुपोषण जैसी आपदाओं के हवाले कर दिया। और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित मैजिनी ने पुलिस नीति का अनुसरण किया। नेपोलियन द्वारा एक फ्रांस की भावना के अंतर्गत ही यूरोपीय राजनीति को जटिल बना दिया गया और इसके आगे राष्ट्रवाद ने ही बिस्मार्क को प्रेरित किया और उसने संपूर्ण यूरोप को शतरंज की गोटियों की तरह अस्त व्यस्त कर दिया और इसी से हिटलर, मुसोलिनी जैसे कट्टरपंथियों का जन्म हुआ और नाजीवाद, फांसीवाद की आड़ में संपूर्ण विश्व को प्रथम अद्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता में धकेल दिया। इन युद्धों में लाखों लाख सैनिकों की मौत हुई, महिलाएं विधवा हो गई, बच्चों तक को मार दिया गया, अर्थात यह मानवता की हत्या का चरम था। और आगे सोवियत संघ व अमेरिका द्वारा साम्यवाद व पूंजीवाद विचारधारा के आधार पर संपूर्ण विश्व को दो घटों में बांट दिया। सशक्तिकरण की होड़ और संपूर्ण राजस्व सैन्य सामग्री में खर्च होने के कारण आम जनता बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, अकाल, आत्महत्या की शिकार होने लगी और साथ ही पूरा विश्व किसी बड़े विनाश के डर में पल पल दम तोड़ रहा था। आप सोचिए कि अगर ये युद्ध ना होते, इतना पैसा इस पर खर्च ना होता, तो आप देखिए हमारे लोग हो या दुनिया के किसी भी देश के लोग हो, उनकी स्थिति कितनी अच्छी होती है। और अभी भी आप देखते हैं अपनी रक्षा पर हमें कितना खर्च करना पड़ता है। इन घटनाओं की प्रतिलिपि वर्तमान में सीरियाई आतंकवाद, नरसंहार, यूरोपियों द्वारा शरणार्थी प्रवेश निषेध, ब्रेक्जिट, पेरिस सम्मेलन का की अवहेलना, उत्तर कोरिया द्वारा लगातार परमाणु बम परीक्षण के रूप में देखी जा सकती है। और इसके साथ ही आप देखिए पूरे विश्व के सामने यह प्रश्न खड़ा करती है कि जहां से राष्ट्रवाद शुरू होता है वहीं से मानवता समाप्त हो जाती है। और यद्यपि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राष्ट्रवाद का भी उजला पक्ष है। कहा जाता है कि राष्ट्रवाद ने ही साम्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म दिया और राष्ट्रवाद ने ही इनका अंत किया। देशभक्ति की भावना ने संपूर्ण गुलाम देशों में चिंगारी भर दी और जिसने जन जन सिपाही बन गया। और आप देखिए अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अफ्रीका हो गया, दक्षिण पूर्वी देश स्वतंत्र हो गए। यही राष्ट्रवाद की भावना है जो सैनिकों को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी देश की सुरक्षा करने को प्रेरित करती है। राष्ट्रवाद के कारण ही देश के विकास को बल मिलता है। अब आपको बताएं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से आप देखिए इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। तो आप देखिए इन्होंने पहले नेगेटिव पॉइंट लिख दिए, अब पॉजिटिव पॉइंट बता रही है। अर्थात कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद बुरा नहीं है परंतु अंध राष्ट्रवाद घातक है, और यानी कि वो राष्ट्रवाद कह लीजिए। राष्ट्रवाद और मानवता में कोई तुलनीय संबंध नहीं है, मानवता सर्वोपरि है। ये आप देखिए टैगोर जी की टिप्पणी आज दशकों बाद भी विश्व स्तर पर विद्यमान जटिल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। आज संपूर्ण विश्व को मानवता के मूल्यों को समझते हुए शरणार्थी समस्या का समाधान करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या का निराकरण करना चाहिए। मानवता का कोई विकल्प नहीं है, इसको राष्ट्र की सीमाओं में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। इन्हें यहाँ देखिए सुझाव दिया गया। भारत की आंतरिक परिस्थितियों का भी उल्लेख कर सकते हैं, जैसे गौवध आप देखते हैं, पद चला रहा विवाद जो है आप देखते हैं। भारत की प्राचीन संपन्न गौरवमय संस्कृति भी वसुधैव कुटुम्बकम की सीख देती है। और आप देखेंगे अतः संपूर्ण पृथ्वी हमारी माता है, हमें सदैव इसके कल्याण हेतु तत्पर रहना चाहिए। पक्ष विपक्ष पर विश्लेषण कर स्पष्ट कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद एक सीमा तक होना उचित है, परंतु जब राष्ट्रवाद किसी के प्राणों पर हावी हो जाए, मानव कल्याण पर हावी हो जाए, तो यह राष्ट्रवाद नहीं अंध राष्ट्रवाद होता है। और अंध राष्ट्रवाद मात्र सामने वाले को ही नहीं अपितु स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है। आज वैश्वीकरण के युग में यह बहुत ही आवश्यक है कि हम राष्ट्रवाद व मानवता के अंतर को समझें। संपूर्ण विश्व इस परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष को आदर्श प्रतिमान के रूप में ले सकता है। भारत ने मात्र प्राचीन काल में ही वसुधैव कुटुम्बकम का नारा नहीं दिया, अपितु वर्तमान समय में भी हमने अपने संस्कारों का भली भांति अनुसरण कर रहा है। आज़ादी बाद शरणार्थी समस्या समाधान, अफ्रीका जैसे गुलाम देशों की स्वतंत्रता की पैरोकारी हो, ये सब भारत ने की ना। गुट निरपेक्षता आंदोलन, पंचशील समझौता, कांगो सुएज नहर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की मदद, फिलिस्तीन का समर्थन, आतंकवाद का विरोध, नेपाल में भूकंप सहायता, ऑपरेशन राहत, अफ्रीका को सस्ती दर पर जैविक दवाओं की आपूर्ति के माध्यम से भारत ने सदैव मानवता को प्रदर्शित किया है।
और यह पूरे विश्व के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है। संपूर्ण वैश्विक समुदाय को इस आदर्श का पालन करना चाहिए, जिससे संपूर्ण विश्व में शांति, समृद्धि, खुशहाली, संपन्नता, समावेशिता को वास्तविक धरातल पर चरितार्थ किया जा सके। अच्छा प्रयास है। देखिए कहा जा रहा है अनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस वेरी वेयर, अर्थात सर्व जन हिताय सर्वजन सुखाय। देखिए इन्होंने खत्म की एक पंक्ति से। इन्हें 70 नंबर मिले हैं 125 नंबर में से। भाषा को और प्रभावशाली बनाए जाने की आवश्यकता है, विशेष तौर पर निष्कर्ष में। अगर ऐसा करती हैं तो आप देखते हैं और अच्छे नंबर इन्हें मिलते। 70 नंबर। अब आप देखिए खंड बी है, सेक्शन बी है, और इसमें भी 4 टॉपिक यानी कि 4 विषय दिए गए। इनमें से आपको एक विषय चुनना है। पहले बड़े ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा। पर्यावरणीय सरोकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नवीन प्रेरक बल है। एक दिशाहीन छात्र आंदोलन समाज के लिए खतरा है। तीसरा है न्यायिक जवाबदेही, न्याय सुनिश्चित करने हेतु एक अत्यावश्यक साधन है। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या हकीकत है। ये 2017 में लिखा था, इसलिए आप देख रहे हैं कि अभी भी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि 2022 निकल गया। किसानों की आय कितनी बड़ी ये तो किसान ही जान सकते हैं। तो ये देख लीजिए इन्होंने शुरुआत किस तरह से की हुई थी। इन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या हकीकत पर लिखा हुआ है। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री साहब ने काफी इस पर बल दिया था, जोर दिया था, कहते हुए ये कहते हैं कि कल मैंने टीवी खोली, न्यूज चैनल पर चर्चा परिचर्चा का केंद्र बिंदु था किसान। मध्य प्रदेश में कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र में भी था। किसान ऋण माफी हेतु आंदोलन पर थे। उत्तर प्रदेश सरकार को कृषक ऋण माफी के संबंध में घेरा जा रहा था। यहां तक कि संसद में भी वाद विवाद का बिंदु था किसान दुर्दशा। अब आप देखिए इन्होंने इस तरह से शुरुआत कर दी। एक देश, यह देखकर मेरे मन में विचार आया कि आखिर संपूर्ण देश का पेट भरने वाला कृषक आज बेचारा क्यों कहलाता है, वह स्वयं अपना पेट भरने में क्यों असमर्थ है। और आपने देखा होगा कोरोना महामारी में सबने, आप देखते हैं कि नैया छोड़ दी थी, तब किसानों ने हमारी नैया लगाई। अर्थव्यवस्था डूब रही थी तो किसानों ने अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान दिया। क्या सरकार इनके लिए कुछ करती नहीं? और तभी मेरे एक मित्र ने व्यंग किया, सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देगी। और उसका व्यंग सुनकर मुझे भी लगा कि यह एक सपना मात्र है, या फिर वास्तव में इसे हकीकत में बदला जा सकता है। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने हेतु क्रमवार विश्लेषण की आवश्यकता है, पर वस्तुतः सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कृषक भाइयों की समस्याएं क्या क्या है। अब आप देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से शुरुआत की हुई है। इसी तरह से आपको सरल शब्दों में लिखना है निबंध। अब आप देखिए इन्होंने समस्याएं बता रही हैं। पहले इसे हम स्पष्टता हेतु 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो खेती शुरू करने से पूर्व समस्या, एक खेती के दौरान समस्या, एक खेती के उपरांत अर्थात फसल कटाई के बाद समस्या। और पहले समस्याएं किसानों की बताई जा रही हैं। देखिए अब खेती के पूर्व समस्याओं को देखें तो सबसे पहली चिंता का कारण छोटी जोतों का आकार है। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर किसानों को देखते रहते हैं ना, और किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, तो आसानी से किसानों की समस्याएं लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह से उनकी समस्याएं खत्म हो सकती है। अच्छा निबंध लिख सकते हैं आप। हमारे देश में 80% किसान 1.5 हेक्टेयर से भी कम भूमि पर खेती करते हैं। इसके कारण बीज, सिंचाई, उर्वरक के रूप में इनपुट ज्यादा होता है पर आउटपुट कम होता है। लागत ज्यादा होती है, आय कम होती है। खेती करने हेतु एक मुश्त राशि की आवश्यकता होती है, जिससे बीज, उर्वरक, सिंचाई साधन आदि की पूर्ति हो। अर्थात अपर्याप्त ज्ञान, अशिक्षा और पर्याप्त कागजात न होने के कारण वे बैंक से सामान्यतः ऋण नहीं ले पाते हैं और सूदखोरों की ऊंची ब्याज दर के शिकार बन जाते हैं। और हमारे बैंकों के चक्कर लगाते लगाते बेचारे किसान भी थक जाएंगे। इतनी उन्हें सुविधा ही नहीं है कि आसानी से उन्हें ऋण मिल सके। तो इसलिए आप देखते हैं कि वो सूदखोरों से फंस जाते हैं। और कहते हैं कि एक बार अगर सूदखोर से फंस गया ना किसान, तो उसकी जिंदगी पूरी निकल जाती है, उसका प्याज यानी कि पूरा कर्ज नहीं चुकता है। और ये मूवियों में आपने देखा होगा, हकीकत में देखा होगा अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप जुड़े हुए तो। जमींदार काश्तकारी सुधारों की असफलता के कारण किसान अपने मालिकों के शोषण का भी शिकार होते हैं। और इसके साथ ही मानसून आधारित कृषि व अनियमित मानसून से खेती प्रभावित होती है। और खेती के दौरान आप देखिए दूसरी समस्या, खेती के दौरान अल नीनो, लालीना, बाढ़, सूखा, बादल जैसी अनियमितताएं फसल प्रभावित करती है। लगातार कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जिससे खरपतवार, कम उत्पादकता जैसी समस्याएं भी होती है।
और खेती के उपरांत आप देखिए यदि उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फसल के मूल्य बहुत ही कम हो जाते हैं, जिसमें किसान को खेती करने मंडी ले जाने तक का खर्च नहीं निकल पाता है। और यदि उत्पाद की दर ज़्यादा और मांग ज़्यादा होती है तो आप देखेंगे ला लाभ बिचौलिए ले जाते हैं। पर्याप्त गोदाम व प्रसंस्करण सुविधा न होने के कारण सीमित दिनों में ही फसल बेचनी होती है, जिससे किसान की मूल भाव क्षमता बार्गेनिंग कैपेसिटी गिर जाती है। मन के भाव खरीद लेते हैं बिचौलिए। उपरोक्त समस्याओं का ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की योजनाओं का केंद्र बिंदु हमेशा किसान समस्या समाधान रहता है। आज़ादी के बाद से ही जमींदार व्यवस्था कानून, अब आप देखिए यहाँ सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए उनकी बात हो रही है। जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, चकबंदी, हदबंदी, भूदान आंदोलन, सहकारी खेती, सब्सिडी कार्यक्रम, ऋण माफी, उर्वरक वितरण आदि के माध्यम से समाधान करने को प्रयासरत हैं। वर्तमान सरकार द्वारा अति सक्रियता दिखाते हुए 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और सरकार द्वारा समय समय पर आप देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, और जिससे एक न्यूनतम कीमत प्राप्त हो सके कि कम से कम इतनी तो कीमत उनकी फसल की मिलेगी ही। और किसान कहते रहते हैं कि भैया इस पर कानून बना दीजिए, अगर हमारी इतने से कम दाम पे कोई फसल खरीदता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई तो हो। लेकिन कानून नहीं है उसमें, तो आप देखते हैं फिर भी बिचौलिए जो रहते हैं वो सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं। इसके लिए आंदोलन भी होते रहते हैं। सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि यूरिया की कालाबाजारी कम हो सके और मृदा की उर्वरता प्रभावित ना हो। अति महत्वाकांक्षी प्रयास के रूप में सरकार द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमीशन अधिनियम में सुधार कर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करने की पहल की गई है, और जिसके तहत देश की लगभग 586 मंडियों को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आपस में जोड़ा गया है। और किसान अपने क्षेत्र में ही पूरे भारत में कहीं भी सर्वोच्च कीमत पर अपनी फसल बेच सकता है। उसे बिचौलिए का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा। बस जागरूक रहे किसान, उन्हें इस तरह की सुविधाओं का मालूम रहे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, सस्ती दर पर ऋण मुहैया कराना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाएं शुरू की गई है, और जिससे कृषक अपनी मृदा स्वास्थ्य को जानकर उसी अनुसार उर्वरक का इस्तेमाल कर सके और फसल का चुनाव करें। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई कर सके, और आपदा जैसी स्थिति में बीमा सुरक्षा ही प्रदान होगी। भारत सरकार द्वारा आप देखिए हेल्पलाइन जारी किया गया, और जिसमें किसान फोन कर मौसम की जानकारी, खेती संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी व मोबाइल तकनीक की मदद से समय समय पर मौसम संबंधी जानकारी किसान को प्रदान की जाती है। और सरकार के इतने दूरदर्शी महत्वाकांक्षी प्रयासों को देखकर लगता है कि शायद किसानों के लिए अब दुख के बादल छटने वाले हैं, परेशानियां दूर होने वाली हैं। परंतु सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल में कराए गए सर्वेक्षण में ज्ञात होता है कि 40% किसान खेती करना ही नहीं चाहते, वे दूसरे रोजगार की तलाश में है। और आप देखिए युवा पीढ़ी का कृषि की ओर कोई भी आकर्षण नहीं है। यह एक द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करती है। इसके दो कारण हो सकते हैं। कभी भी किसान नहीं चाहेगा कि उनके बेटे बच्चे उनके खेती करें, ये आप जानते हैं, क्योंकि समस्याएं हैं खेती में। इन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच नहीं रहा है, और आप देखते हैं कि या फिर आप देखिए अभी ये प्रयास अपर्याप्त है और सुधारों की आवश्यकता है इसमें। और वस्तुतः योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितने कुशलतापूर्वक उसे लागू किया गया है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 50% किसानों को यह नहीं पता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। अशिक्षित होने के कारण सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के बारे में जान ही नहीं पाते, और कहीं से पता भी नहीं चल पाता है कि वे बिचौलियों का शिकार हो जाते हैं। और आप देखते हैं कि इस कारण नीति निर्माण स्तर पर देखें तो नीति निर्माण में किसानों की कोई सहभागिता नहीं होती है, जिससे मांग व आपूर्ति में असामान्यता आता है, अर्थात किसान पूर्ति आवश्यकता सरकार। इन समस्याओं का तार्किक समाधान करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम आवश्यकता है कि भूमि सुधार की छोटी जोत आकार, इस हेतु सरकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाए। कृषि में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अनुमति दे और कृषि को उद्यमिता के रूप में देखा जाना चाहिए। बड़े बड़े निजी क्षेत्र के उद्यमी पूंजी, संसाधन, तकनीक, वेयर हाउस प्रसंस्करण के माध्यम से उपज की मात्रा, गुणवत्ता व मूल्यों में बढ़ोतरी करेंगे।
और जिसका लाभ किसान व सरकार दोनों को होगा। इस परिप्रेक्ष्य में चीन इंडोनेशिया के उदाहरण से सीख ली जा सकती है। और कृषि क्षेत्र में आप देखिए पर्याप्त अनुसंधान को प्रेरित किया जाए और जिससे ऐसे बीज का निर्माण हो जो जलवायु परिवर्तन, सूखा आदि, बाढ़ आदि से प्रभावित ना हो। और सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों में पर्याप्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस हेतु ग्रामीण शिक्षित युवा, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है। विषय वस्तु को थोड़ा और समावेशी बनाए जाने की आवश्यकता है। सुझाव दिया जा रहा है, देखिए गांव में पर्याप्त मात्रा में आधारभूत डिजिटल अवसंरचना, इंटरनेट कनेक्शन, बिजली आपूर्ति हो जिससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, राष्ट्रीय कृषि मंडी जैसे प्रयास वास्तविक धरातल पर आ सके। और ऋण माफी जैसे प्रयास मात्र तत्कालिक राहत दे सकते हैं, दीर्घकालिक व स्थायी नहीं। इस क्षेत्र में ऐसी समुचित रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिससे किसानों को ऋण सब्सिडी की आवश्यकता ही ना पड़े। और किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस क्षेत्र में संतुलन करके ही देश की अर्थव्यवस्था में संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार सदियों से ही इस दिशा में प्रयासरत रही है। सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय करना सरकार के विजन को प्रत्यक्ष प्रदर्शित करता है। और उपयुक्त मार्ग में जटिलताएं व समस्याएं हो अवश्य, परंतु जिसका तत्परता सक्रियता के साथ सरकार प्रयासरत है। निसंदेह हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। इससे हम अपने संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे, साथ ही पूरे देश का राष्ट्रीय हित, किसान हित के साथ सार्थक हो सकेगा। अब आप 2022 तक किसान भाई देश का पेट भरने में सक्षम होंगे और कृषि किसानों की जेब भरने का सार्थक हो। भाषा को और प्रभावशाली बनाए जाने की जरूरत है। देखिए इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। अब 125 नंबर में से इन्हें कितने नंबर दिए गए हैं? 65 नंबर दिए गए हैं। और इस तरह से आप देखेंगे टोटल 250 नंबर में से, यानी 250 नंबर में से इन्हें कितने 135 नंबर मिले हैं। सराहनीय प्रयास बताया जा रहा है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन में कुछ नहीं हो जाता है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसी तरह के आप भी निबंध लिखने लगेंगे, अच्छे निबंध लिखने लगेंगे। बस प्रैक्टिस करना है आपको रेगुलर। और मैं तो शुभकामनाएं है मेरी तरफ से। मैं तो चाहता हूं कि आगे चलकर मैं भी आपकी कॉपी दिखाऊं किसी को, और आपकी कॉपी देखकर कोई सीखे। इस स्थिति में आप लोग पहुंच जाइए, सिलेक्टेड हो जाइए। शुभकामनाएं हैं, आप लोग मेहनत करिए और 100% दीजिए अपना। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।